बिहार में नीतीश कुमार के सिर 7वीं बार ताज और किस्मत में राज लिखा जा चुका है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी और पटना से आ रही खबरों के मुताबिक 16 नवंबर को वो शपथ ले सकते हैं। बिहार में सीटों के लिहाज से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब बीजेपी हेडक्वार्टर में भाषण दिया तो उनके बयान के बाद सभी तरह की शंकाओं और संदेहों पर विराम लग गया। आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर चुनाव में वो क्या आंकड़े हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और सरकार बनाने की बुनियाद रखने में महिला मतदाताओं ने भरपूर रोल अदा किया और फिर से एनडीए सरकार की तस्वीर पेश कर दी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं साइलेंट वोटर्स को कल कैसे कहा शुक्रिया। जीत के जश्न में गीत और संगीत के सुर सजा रही महिलाएं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब कोरोना संकट के दौर में कतार लगाए वोट करने आई थी महिलाएं। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में महिला वोटरों ने ही जीत का समीकरण तय किया था? बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का राजनीतिक विश्लेषण शुरू हुआ तो बार बार इसकी चर्चा होने लगी। नतीजों ने बता दिया कि शोर मचाती भीड़ और नारेबाजी से दूर बिहार के साइलेंट वोटर चुपचाप फैसला लिख रहे थे। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इन साइलेंट वोटरों का जिक्र किया। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटरों ने इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से करीब 5% ज्यादा थी। सभी 3 चरणों में जहां 59.7% महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं 54.6% पुरुष मतदाता ही मतदान केंद्र तक पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 11 विधानसभा क्षेत्रों में 70% से ज्यादा महिला मतदाता वोट देने पहुंची। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाएं मतदान को लेकर पहले भी पुरुषों से ज्यादा जागरूक रही हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 60.5% महिला वोटरों ने मतदान किया था, तो वहीं सिर्फ 53.3% पुरुष मतदाता थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में ये अंतर कम था, लेकिन इस चुनाव में भी महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल करने में ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई। तय है कि महिला सुरक्षा, 3 तलाक और शराबबंदी जैसे मुद्दों के साथ बिहार का राजनीतिक भविष्य लिखने में भी महिलाएं अब अगली कतार में आकर खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो साइलेंट वोटर ने बिहार के चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कल के अपने विजय भाषण में दिया और पूरा क्रेडिट दिया बिहार की इन साइलेंट वोटर महिलाओं को। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महिलाओं का ही खास पैनल मौजूद है। बीजेपी से नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा आरजेडी से हमारे साथ सारिका पासवान मौजूद हैं और मनीषा प्रियम जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं इस पैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। शुरुआत में सारिका जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में जिस बात का जिक्र किया, साइलेंट वोटर, जिसको लेकर मुख्य चर्चाओं में शायद उतना जिक्र नहीं आया और इसीलिए साइलेंट वोटर का नाम दिया। और देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, 166 सीटें जहां पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था, वहां पर एनडीए ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। चूक हुई आपसे और शायद यही गणित प्रधानमंत्री मोदी समझ गए।
नहीं, चूक की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रतिशत तो बता दी है जरूर कि इतनी महिलाओं ने भागीदारी की अपने इस इलेक्शन में, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रतिशत होती है कि किन पार्टियों के खाते में महिलाओं का वोट गया, उसका जिक्र कहीं नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने अपने हर मंच पे इन साइलेंट वोटर्स पे अपना एकाधिकार जमाया और दिखाया और बताया कि महिलाएं जो हैं वो पूर्णतः उनके साथ हैं। हालांकि आप अगर रिजल्ट देखिए तो नीतीश कुमार जी -28 में चले गए हैं, तो कहीं वो साइलेंट वोटर्स तो उनके पक्ष में दिख नहीं रही हैं। अब देखिए, दोनों एनडीए की पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू, और अब कल तक जो नीतीश कुमार जी उन साइलेंट वोटर्स पे दावा अपनी ठोक रहे थे, आज अचानक ही वो पलट गया है बाजी, और आज बीजेपी उन साइलेंट वोटर्स को अपने पक्ष में कर रही है। मैं यहाँ पे ये भी प्रश्न एक मेरा अपना है कि देखिए, जिस बिहार की जो स्थिति रही, जो तस्वीर दिखी हमने देखा कि एएनएम बहनें जो हैं बराबर वेतन और बराबर काम को लेकर के सड़कों पे उतरी, जो शिक्षिकाएं हैं वो भी उतरी सड़कों पे, वो लड़के जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरे और उन पे लाठीचार्ज भी की गई। तो ये देखिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिस प्रदेश में जिनके बेटे पे, जिनके पतियों पे, जिनके अपने भाइयों पे लाठीचार्ज सारिका जी, देखिए, एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये था कि तेजस्वी यादव को जिस बात का क्रेडिट पूरे प्रचार के दौरान मिल रहा था कि उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप तो ये भी लग रहा था कि उन्हीं रैलियों में महिलाएं, लड़कियां कहां थी, वो नहीं दिखाई दी। और इसी बात का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं इस गणित की बात कर रही हूँ जी। जो भीड़ जमा हो रही थी, और अगर आप प्रतिशत में देखें तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को पूरे कुल वोटिंग की आप प्रतिशत निकाले तो 23.11% वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के खाते में गई है। अगर पहली पार्टी के बारे में अगर मैं बोलूं तो बिहार की नंबर 1 पार्टी अभी भी आरजेडी है। देखिए, जीत और हार, और चूंकि आंकड़े बहुत ऐसे रहे हैं कि कई जगहों पे 12, 10, 100 और 150 सीटों से भी हारे हैं हम, मतलब वोटिंग प्रतिशत जो रही है, लेकिन बावजूद इसके आप अगर देखिए कुल अगर आप निकालें उसका आंकड़ा, तो देखिए हम अभी भी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। बहुत मजबूत विपक्ष में हम बैठने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुपुर जी, आप जवाब दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वोट चाहे जेडीयू को हो, बीजेपी को हो, हम साथ में हैं, हमारा गठबंधन है, वो एनडीए को वोट जाएगा। तो ये कह देना कि जेडीयू को नहीं, अब तो कभी जेडीयू कभी बीजेपी, ये सब बकवास बातें हैं। असल में मैं आपको एक बात समझा दूं तो जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। क्यों है? जो लोग ये कह रहे थे कि इतनी मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है और स्वीप है और ये और वो है और आरजेडी महागठबंधन तो उसको खत्म कर देगी, डब्बा गोल कर देगी, वो फिर भी नहीं जीत पाई। रही बात आपकी सीटों की, तो मैं बता दूं आपको, आपके मतलब आरजेडी के 2015 के अंदर लगभग 18.5% वोट शेयर था, इस बार से कम, लेकिन सीटें ज्यादा थी। असलियत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर। और अभी अगर आप अपना स्ट्राइक रेट देखें तो पिछली बार से आपकी सीटें कम आई है, आपने 144 सीटों पे चुनाव लड़ा है और आपकी 75 सीटें आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 110 पे चुनाव लड़ा है, लगभग 70% की हमारी स्ट्राइक रेट है, हमारी सीटें पिछली बार से ज्यादा आई है। और मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो वो इतिहास आरजेडी का, मतलब लालटेन पार्टी का, जिसमें बड़े बड़े सरकारी अफसरों की बीवियों तक को, धर्म पत्नियों तक को नहीं छोड़ा जाता था। चंपा बिस्वास सबसे बड़ा पॉइंट इन केस है। वो आरजेडी जिसके आज 2 बच्चे, आप बोल तो रहे हैं 31 साल का क्या मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन क्या 31 दिसंबर 2007 में जो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को दिल्ली में पिटाई मारने के आरोप पड़े, लड़कियां छेड़ने के, मनचलापन करने के आरोप के अंदर, क्या इसको आप झुटला सकते हैं? बिहार वासियों को तो पता ही है, दिल्ली तक के लोगों को पता है किस तरीके से इनके पीएसओ थे, उनकी पिस्तल खो गई थी, इसलिए उनको रपट लिखानी पड़ी थी। इस चीज से बाहर आई बात कि न्यू ईयर्स ईव के दिन दोनों मन चल दिए थे बच्चे। तो आई एम सॉरी टू से, जो आपका इतिहास रहता है, जो आपका एक्चुअल कैरेक्टर रहता है, लोग उससे वाकिफ रखते हैं और इसीलिए लोग बाहर आके वोट करते हैं। सारिका पासवान इस पे जवाब देंगे, लेकिन मनीषा प्रियमजी, उससे पहले मैं आपको चर्चा में यहां पर लाना चाहती हूं। देखिए, आंकड़े क्या कह रहे हैं। 77 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से 10% ज्यादा वोट किया और उनमें से 53 सीटें उनमें से एनडीए ने जीती हैं। तो ये एक मैसेज तो जरूर दे रहा है, लेकिन बड़ी बात देखिए यहां पर जो निकल कर आती है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या साइलेंट वोटर का जो गणित प्रधानमंत्री समझे हैं, उस लिहाज से अगर बिहार में देखा जाए कि बेशक घरों में जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उनकी आवाज उतनी मुखर नहीं है, जब वो बैलेट रूम में पहुंची वोट डालने के लिए, तो वहां पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसमें उनको ये लगा कि उनके हक के फैसले हुए हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी
कि बिहार में महिलाओं की रुचि राजनीति की तरफ बढ़ी है और बहुत ही प्रखर रूप से अग्रणी बनके वो राजनीति में मतदान करने के लिए आगे आती हैं और जेडीयू बीजेपी कॉम्बिनेशन की जो सरकार वहां रही है उसने आगे आकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व राजनीति में भी दिया है और विकास के कार्यक्रमों में भी दिया है। अन्य कार्यक्रम अगर आप देखिए तो सुरक्षा की जो बात की जाती है उसका आप एक नतीजा ये देखते हैं कि पटना में ही नहीं कई छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी मैंने देखा है कि महिलाएं अब निकलकर बाजार, वो जगह जहां की आरजेडी के राज में 4 बजे तक बाजार मुफस्सिल इलाकों में बंद हो जाता था, वहां महिलाएं साइकिल से पहुंचती हैं, चाट के दुकान पे दिखती हैं। तो ये छोटे सामाजिक इंडिकेटर्स हैं, लेकिन साइकिल पर स्कूल जाना, इन सब से एक जेंडर पावर में चेंज तो हुआ है। और मतदान जो ईसी की वेबसाइट है उससे ये स्पष्ट अब दिखता है कि मत प्रतिशत जो है महिलाओं का ज्यादा है। लेकिन ये भी बात सच है कि हम आकलन ये सीधा नहीं लगा सकते कि उन्होंने किस दल के प्रति अपना रुझान जो है दिखाया है। और कहीं ना कहीं जब आरजेडी और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां बनकर बिहार में उभरी हैं तो दोनों ही प्रतिस्पर्धा पूर्वक ये दावा करेंगी कि मत हमें मिला, मत हमें मिला। लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स को यदि देखा जाए तो महिलाओं का रुझान एनडीए के प्रति रहा है, जदयू के प्रति मुखर रूप से रहा है। और अगर एनडीए आज इस पूरे रेस में आगे है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आकलन ये लगाना कि महिलाओं ने अपना जो पार्टिसन वोटिंग है, अपना प्रेफरेंस जो है इस तरफ डाला, ये और देखिए बिहार से आगे बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ एनडीए में बीजेपी की जीत की हिस्सेदारी बढ़ी तो नए मुख्यमंत्री को लेकर भी अटकलें लगनी शुरू हो गई थी बीजेपी मुख्यालय से। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया और कहा कि अगली सरकार की अगुवाई भी नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सत्य जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी के भाषण के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है
उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। दरअसल मतगणना के दिन से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नया दांव चल दिया कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहां या वहां। अगर नीतीश चाहेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला करेगा। लेकिन अब पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये तय हो गया है कि बिहार में सुशासन बाबू 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बिहार में जीत का जश्न मनाती बीजेपी की जुबान पर एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एनडीए और खासकर बीजेपी की इस जीत को मुमकिन बनाने में कुछ और लोगों की भी भूमिका है, जैसे कि चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को हराने में अहम योगदान दिया। युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं कहूं कि मेरी तरफ से वो किसी भी बंदिश में नहीं रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाएं। जेडीयू को जलाकर खाक कर देने के जज्बे से चुनाव में उतरी एलजेपी डबल सीट से सिंगल सीट पार्टी बन गई। लेकिन चिराग पासवान के दिल में उम्मीद के दिए अभी भी रोशन हैं। 2025 की तैयारी में आज से ही लग गया हूं। बीच में 2024 भी है, लोकसभा को भी देखना है। तो दोनों लक्ष्य की शुरुआत रणभूमि में मैं आज से पुनः तैयार हूं, अपने तमाम नए योद्धा और पुरानों को साथ में। 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर महज एक सीट पर जीत दर्ज करके भी लोक जनशक्ति पार्टी का जोश गजब का हाई है। वो भी क्यों ना, चिराग पासवान तो शुरू से ही क्लियर थे कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। मैंने शुरू से इस बात को कहा कि मेरा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते। और इसीलिए मैं खुलकर मैं प्रचार भी करता रहा। हर जगह मैंने बोला भी कि जहां जहां पर भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोजपा के तमाम समर्थक उनका समर्थन करें। ओपनली मैंने इस बात को बोला। करीब 39 सीटों पर एलजेपी को जीतने वाले उम्मीदवार और हारे हुए एनडीए उम्मीदवार के बीच वोटों के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो एनडीए मौजूदा नंबर से 39 सीटें ज्यादा तक जीत सकती थी। 39 में से 33 सीटें ऐसी थी जहां जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो जेडीयू ये सीटें जीत सकती थी और तब जेडीयू की सीटें भी बीजेपी के लगभग बराबर होती और बड़े भाई नीतीश कुमार की राजनीतिक हाइट कम न होती। तो 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। 16 तारीख अभी चर्चाओं में है, लेकिन बिहार में हार पर इस बीच कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह माना है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से महागठबंधन सरकार से चूका और वैसे ही को कम आंकना गलती रही। तारिक साहब, आपने आज एक ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में। क्या लगता है कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन जो है वो सत्ता से दूर हो गई है? देखिए, जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है, क्योंकि पिछली बार 41 सीट में हम लोगों को 27 सीट प्राप्त हुई थी और इस बार 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि बहुत का अंतर नहीं है महागठबंधन में और एनडीए के। अगर आप टैली करें तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, तो मुश्किल से 10-12 सीट का अंतर है। तो अगर 10-12 सीट हम लोगों को और मिल जाती तो सरकार हमारी बन जाती। तो हम
इस बात को महसूस करते हैं। तो कांग्रेस का आपने खराब प्रदर्शन बोला, इस पर आत्मचिंतन की बात कही, तो वजह क्या रही होगी? आपको लगता है क्या आरजेडी का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर आप लोगों को नहीं हुआ, या फिर क्या वजह क्या? नहीं, वजह तो देखिए इसमें गहराई से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, तो इसलिए हमने एक सुझाव दिया है कि हम लोगों को बैठ के इस पर चिंतन करना चाहिए और जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, या जो हमारा कैंपेन था, जो पूरा चुनाव अभियान था, उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमको पहुँचना चाहिए था और नहीं पहुँच पाए। जिन लोगों को हमको इन्वॉल्व करना था उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये नतीजा नहीं निकलता। तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन की बात यहां पर कर रहे हैं तारिक अनवर, बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने यहां पर दिया। लेकिन लौटते हैं अपने विषय पर, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से साइलेंट वोटर के तौर पर नारी शक्ति का जिक्र किया, तो यहां पे बड़ी बात ये निकलती है कि अगर देश की आधी आबादी इस तरह से एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाती है अपने मुद्दों को लेकर, फैसलों को लेकर, तो आगे आने वाले चुनावों पर भी इनका क्या असर होगा और क्या ये जाति, क्लास, धर्म इनसे ऊपर उठकर एक अलग वोट बैंक बन पाता है। सारिका जी, पहला सवाल आपसे। देखिए, आंकड़े जो कहते हैं, अगर बिहार की परिस्थिति देखें, 43% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 18 की उम्र में शादी हो जाती है, 35% ऐसी हैं जिनकी 21 की उम्र में शादी हो जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोटे तौर पर एवरेज महिला वोटर वहां पर शादीशुदा है, जिनके लिए उज्ज्वला योजना, शराबबंदी, साइकिल योजना जो मुख्यमंत्री ने शुरू की, इस तरह के प्रतिनिधित्व देने वाली या मजबूती देने वाली योजनाओं ने असर दिखाया और ये उनके लिए एक क्राइटेरिया था अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। जी, सबसे पहले तो मैं एक नुपुर जी ने अभी प्रश्न किया था और उन्होंने जिक्र किया था चंपा विश्वास के बारे में, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, चंपा विश्वास या ऐसी कोई भी घटना बड़े इशू पे बात करते हैं, छोटे-छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे तो फिर बड़ी पिक्चर नहीं आ पाएगी। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी महिला, मुझे नहीं लगता है इस तरह की किसी भी घटना के या कृत्य के पक्षधर होंगी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग चंपा विश्वास के बारे में बात करते हैं वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मामले में क्यों मौन हो जाते हैं। क्या आप उसको रिलेट जब दोनों को करिए तो क्या आपको क्या लगता है पिछले 15 और 20 साल की एक ऐसी घटना को आप याद कर रहे हैं? अच्छा सारिका जी, देखिए ऐसे कैंडिडेट्स दोनों पक्षों की तरफ थे जहां पर अगर बाहुबली चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनकी पत्नियों ने चुनाव लड़ा या उनके, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है सारिका जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा बिहार के चुनाव में, जिसे लेकर आपने दूसरे पक्ष को घेरा, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि के तौर पर उसे गिनाया कि महिलाओं को एक स्वतंत्रता, एक मजबूती दी इस मुहिम ने, उनकी बड़ी डिमांड थी ये। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जब महिलाओं की वोटिंग की किस दल को उन्होंने अपना वोट किया है, जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाए, मुझे लगता है ये कहना बहुत जल्दी होगी। रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी एक ऐसा बिहार का फेलर रहा डिसीजन जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर किसी को जानकारी है। अगर आपने ग्राउंड में कभी भी जाकर रिपोर्टिंग की होगी और लोगों से आपने बातचीत किया होगा तो ये स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति का कहना था कि शराबबंदी जो है वो फेलियर रही है। यहाँ ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़ी है उसको लेकर के। तो मुझे नहीं लगता है कि इस और सिर्फ शराबबंदी के नाम पे आप महिलाओं की वोट को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा साइकिल योजना और तमाम जो तरह की योजनाओं की, तो मैं वहां भी जैसे आपने बोला कि सबसे पहली बात मैं वो बता दूं आपको कि आपने बोला कि जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा जो है वो ज्यादा है। तो आपको मैंने इसका पहले ही जिक्र किया था कि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, सड़कों पे जिनके पति पीटे गए हैं, सड़कों पे जिनके बेटे पीटे गए हैं, क्या आपको लगता है मीनाक्षी जी कि ऐसी महिलाएं जो अपने पति और अपने बच्चों को पिटते हुए देखी हैं वो पक्ष में जाकर के वो एनडीए को चलिए, आपको लगता है कि इस दलील में दम नहीं था सत्ता पक्ष की। लेकिन नुपुर जी देखिए, बात यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की भी आएगी। प्रधानमंत्री ने अपने विजय भाषण में जरूर इस बात का जिक्र किया कि साइलेंट वोटर्स ने एक बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन बात जब महिलाओं को हक देने की है, उनको एक प्रतिनिधित्व देने की है, तो उसमें तो बिहार चुनाव में आप भी पीछे दिखाई दिए। जेडीयू ने ज्यादा सीटें दी, बल्कि उस हिसाब से आपने तो कम महिलाओं को दिए टिकट चुनाव लड़ने के लिए। साफ सी बात तो ये है कि आप भी समझती हैं इस बार हमने कम सीटें लड़ी और हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कौन से क्षेत्र में कौन सा नेता ज्यादा एक्टिव है।
रही बात मैं महिलाओं की बात करूं तो ये कितना भी लड़ ले, कितना भी यहाँ पे कह ले नहीं हुआ तो हम जीते कैसे, इतना बता दीजिए हमारे को। क्योंकि मैं सिर्फ चंपा बिस्वास की नहीं, मैं तो आपके मुख्य चेहरे, मुख्य लीडर की बात करी, आपने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद छेड़खानी के मामले में आरोपी पाए गए थे दिल्ली के अंदर, और उनके भाई भी, बड़े भाई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपने जो बोला वो, उसके अलावा मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोलूँ। नुपुर जी देखिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। बड़ी पिक्चर ये कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। देखिए, बात तो ये भी है कि महिला आरक्षण बिल भी अटका हुआ है ना लोकसभा में, तो बात तो उस पर भी उठेंगे कि जब आपने 370 जैसे बड़े फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता था, तो क्या महिलाओं के लिए आने वाले दिनों में महिला आरक्षण बिल का रास्ता साफ होगा संसद में? सत्तारूढ़ पार्टी इसके लिए कितने मजबूत कदम उठाएगी? सबसे पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि मनीषा प्रियम जी ने बिल्कुल सही कहा, और अगर आप 2010 के बाद आंकड़े उठा के देख ले तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जब जब महिलाओं ने ज्यादा बाहर निकल के वोट दिया, समर्थन दिया, तब तक एनडीए का फायदा हुआ है चुनाव में। साइकिल और ये सब स्कीम के अलावा आप स्वच्छ भारत भूल गई क्या? मैं बिहार 2 हफ्ते रह के आई थी, गांव है एक अरवल नाम का, वहां पे मैं काम करके आई थी 2015 के चुनाव में। बाथरूम बहुत मुश्किल से बने हैं वहां पे, क्योंकि स्वच्छ भारत योजना ने थोड़ी बहुत शुरुआत करी थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप देखें तो जनधन योजना में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो महिलाओं को हुआ है। अगर आप अकाउंट्स देख ले तो महिलाओं के ज्यादा खाते खोले गए हैं पुरुषों के कंपैरिजन के अंदर। तीसरी बात, कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है एनडीए के रूल के अंदर, शायद इसलिए बाहर आके वोट करती है। मनीषा प्रियम जी की बात में दोबारा दोहरा सकती हूँ, 2010 के बाद के आंकड़े देख लीजिए। अब रही महिला रिजर्वेशन बिल की बात, आप ये सवाल हमसे तो पूछ रही है, हमने तो टेबल किया था ये बिल। ध्यान होगा विपक्षी दलों के कैसे नेताओं ने आके उस टाइम के कानून मंत्री राम जेठमलानी जी के हाथ से बिल खींच के फाड़ा था। मैं इस दृश्य को भूल नहीं सकती, मैं बहुत छोटी थी उम्र में उस टाइम पे। यही सारे विपक्षी दल थे जो इसको पारित करने के लिए बहुत सारे तमाशे करते थे, लेकिन जब कांग्रेस लाई तो कंधे से कंधे मिलाकर बीजेपी बात तो हो रही है महिला आरक्षण बिल की, लेकिन क्या मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जैसे बड़े फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण बिल पास कराए हैं, क्या उसी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ महिला आरक्षण बिल आगे पास होगा? महिलाओं को उनका हक अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिलाना चाहती तो 2013 में हमारी पार्टी का जो संविधान है उसको बदल के पार्टी के अंदर ही हम 33% रिजर्वेशन नहीं लाते। हमारी पार्टी में पदाधिकारियों में 33% महिला होना, कम से कम 33% महिला होना है। कोई और पार्टी का संविधान दिखा दीजिए। चलिए एक क्विक रिएक्शन अब यहाँ पर मनीषा जी आपसे। देखिए, अब आगे पश्चिम बंगाल की लड़ाई है, और जिस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया है, देखिए इशारों में मनीषा जी जिक्र जो है पश्चिम बंगाल का भी आया, और वहां तो खुद ममता बनर्जी लीड पर है, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट भी दिए थे पिछली बार लोकसभा के चुनाव में। नहीं, ये बात तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में अब स्पष्ट होगी। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक पुराने जमे हुए वामपंथी अखाड़े में अपना जो है वो लीडरशिप और नेतृत्व जो है जमा लिया, और ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं ममता जी के विरोध में लड़ाई राजनीतिक होगी, और इसमें महिलाओं को ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसपे महिलाएं भरोसा कर सकती हैं, ये एक महत्वपूर्ण पोल प्लैंक होगा। और वहां भी बीजेपी इस पोल प्लैंक से जाएगी कि यदि राजनीतिक कार्यकर्ता जमीन पे अराजकता करते हैं तो महिलाएं जो है ऐसी अराजकता से उनको पनिशमेंट मिलता है, और इसके लिए वो भाजपा की तरफ मुखरित हो। ये पॉलिटिकल प्लैंक लेके भाजपा जा सकती है, और ऐसा करना राजनीतिक तरीके से लाजमी है और वाजिब भी होगा। रही बात बिहार की, मैं 2 बातें यहां कहना चाहूंगी कि बिहार में जिस पार्टी ने भी, और बिना पक्षपात से मैं बतलाती हूं, क्या मंजू वर्मा चुनाव जीत पाई? नहीं जीत पाई। जिस दल ने टिकट दिया वो जाने, जदयू ने टिकट दिया जहां तक मेरा अंदाज है। लवली आनंद जी चुनाव जीत पाई, तो कहीं ना कहीं महिला रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आप अगर बाहुबली या आरोपित महिलाओं को सामने ले आएंगे तो जनता भी जानती है, और महिलाएं बहुत मुखरित हैं, वो जानती हैं कि किस तरह का नेतृत्व उनको चाहिए।